हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज बात करेंगे हम लोग टाइम कांस्टेंट की। सर इसके पहले भी तो हम लोग टाइम कांस्टेंट की बात कर चुके हैं, तो हाँ डेफिनेशन वाइज मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा समझाने वाला नहीं हूँ। आपको सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से ही टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट किस तरीके से होता है वो समझाऊंगा। देखिए अभी तक हमने क्या किया, टाइम कांस्टेंट की प्रॉपर डेफिनेशन, ग्राफ, फाइनल वैल्यू का 63 पॉइंट समथिंग एंड इनिशियल वैल्यू का 37.8, इस तरीके हम लोगों ने पूरा डेफिनेशन इस तरीके समझा। उसमें एक मैंने कार वाला एग्जांपल भी बताया था, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट असल में हम लोग इंजीनियरिंग में नहीं, इंजीनियरिंग के पहले 11 12th में खासकर जब जो आपका फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आता है, वहां पर हम लोग टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। बट अब क्या होता है, अभी तक जो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने लिखी वो लिखी है, उसके साथ साथ जो सर्क्यूट सॉल्व करे हैं वो सर्क्यूट सिंपल वाले थे। सिंपल वाले कैसे थे, किसी में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा था, आरएल सर्क्यूट था और हमने टाइम कांस्टेंट बोल दिया था L/R, ठीक है। ये हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया था। किसी में क्या था, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस था, आरसी सर्क्यूट था, तो वहां पर टाइम कांस्टेंट क्या बोल दिया था हमने, आरसी। और टाइम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। इसको क्या बोलते हैं, टाउ, ठीक है। और ये काय में हो सकता है, टाइम काय में हो सकता है ना, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड में भी हो सकता है, मिली सेकंड में भी हो सकता है। बट जनरली जो यूनिट है, बड़ी यूनिट जो है वो सेकंड है, ठीक है, सेकंड, मिनट नहीं है ना, मिनट नहीं, सेकंड। अब डिपेंड करेगा, अगर बहुत सारी ऐसी जो इसकी सब यूनिट है लाइक माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, वो सब हो सकती है। चलो, तो अब क्या करेंगे सर हम लोग एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जिसमें टाइम कांस्टेंट निकालना था, वो सर्किट बड़े आसानी से आरसी या फिर आरएल ही बना अभी तक के न्यूमेरिकल में। और अगर जो बड़ा न्यूमेरिकल था जिसमें टाइम कांस्टेंट पूछा ही नहीं था, तो अब मैं बताऊंगा कि अगर इन दोनों के अलावा थोड़ा सा डिफिकल्ट सर्किट आ जाए तो उसमें टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 331 है ना, थ्योरी जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। सपोज करिए आपके सामने सर्किट गिवन है और बोला है कि टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले सर्किट को ध्यान से देखिए और उसमें यह पता करिए कि रेजिस्टेंस एक तरफ है और कैपेसिटेंस एक तरफ है क्या। मतलब क्वेश्चन खुद से पूछिए कि क्या रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, अगर हम एक दीवार लगा दे इस सर्किट में, कहीं पर एक दीवार खड़ी कर दे, तो रेजिस्टेंस एक तरफ और कैपेसिटेंस एक तरफ अगर हो जाएंगे क्या, देखते हैं, है ना। तो सपोज करो हम लोग यहां पर एक दीवार खड़ी करें, सपोज करो यहां पर एक दीवार खड़ी करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक तरफ दिख रहे हैं और इधर कैपेसिटेंस एक तरफ दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब आप बोलो सर ये बैटरी का क्या करें, अभी रुक जाओ, करेंगे, बैटरी का भी करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ये पता करना है कि आर एक तरफ, मतलब सेम नेचर के एलिमेंट एक तरफ, मतलब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस है तो इधर, कैपेसिटेंस है तो उधर, ठीक है। चलो तो अब क्या करें, दीवार तो खड़ी कर दी हमने, तो एक काम करते हैं, इस दीवार पे खड़े होकर हम देखेंगे कि इधर से क्या आर इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, इधर देखते हुए, और क्या इधर देखते हुए सी इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। सर हमने तो कई बार ये दो पॉइंट अगर ले लें और इस सर्किट को अलग से देखें और इसका हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट निकालते टाइम पे इंडिपेंडेंट सोर्सेस का क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। और करंट सोर्स क्या होता है, ओपन होता है। तो ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग आर इक्विवेलेंट अगर हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना हो, तो ये कितना है, 2 ओम, और ये कितना है, 1 ओम। 2 और 2 पैरेलल में 1 और 1 और 1 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया यहां पर 2 ओम, ठीक है। अब बात करें अगर सी इक्विवेलेंट की, सी इक्विवेलेंट में अब मैं ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, चलो कर लेते हैं ड्रॉ, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली अब कर दोगे, ठीक है। चलो कैपेसिटेंस में ध्यान रखना, सीरीज पैरेलल में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, 1 फेराड। तो यहां से हम देखेंगे सी इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो सी इक्विवेलेंट देखते हैं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 सीरीज में है, 4 मत कर देना, कैपेसिटेंस में जो रेजिस्टेंस में सीरीज में चलता है यहां पे उल्टा चलता है। तो 2 और 2 का जो पैरेलल सीरीज है कैपेसिटेंस में, वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेम वैल्यू का है तो हाफ हो जाएगा। तो 2 और 2 का सीरीज 1 फेराड है ना, ऐसा करते हैं, 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 1 है ना, आधा,
जो दो वैल्यू उसका आधा, और देन 1 और 1 पैरेलल में हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे डायरेक्टली, तो 1 और 1 2 फेराड, तो इससे इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 फेराड। तो टाइम कांस्टेंट अब हमारे लिए निकालना आसान है। टाइम कांस्टेंट होगा आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे हमारा यहां पर सिंपल एक आरसी सर्किट था तो आर इंटू सी होता था, अब ऐसे रजिस्टेंसेस बहुत सारे, ऐसे कैपेसिटेंस भी बहुत सारे हैं, तो अब हमें क्या करना है, उनको सबसे पहले तो हमें दीवार खींचना है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ऐसी दीवार नहीं खींच पाए तो क्या करेंगे, वो सारे जवाब अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टाइम कांस्टेंट। दीवार खींचना नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर सेम ही तो क्वेश्चन दे दिया आपने, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस बार यहां पे क्या है, करंट सोर्स है, तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। इस बार रेजिस्टेंस निकालोगे आर इक्विवेलेंट तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, और जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता उसको आर इक्विवेलेंट में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये है आर इक्विवेलेंट 2 ओम 2 ओम 1 ओम। तो सपोज करो यहां से करंट गया तो ये इधर तो जाएगा नहीं, ये करंट पूरा का पूरा इधर वापस आ जाएगा, मतलब ये हमारा सर्किट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सेम करंट जा रहा है तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, सी इक्विवेलेंट में कोई अंतर आएगा क्या, नहीं सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि इधर तो कुछ, क्योंकि इधर जो अंतर आ रहा था वो सोर्सेस की वजह से आ रहा था, तो सी इक्विवेलेंट तो सेम आ जाएगा 2 फेराड। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 फेराड, तो 3 दूना 6, तो टाइम कांस्टेंट कितना हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेकेंड, है ना। याद रखना यूनिट का, अगर हो सकता है यहाँ माइक्रो फेराड होता तो यहाँ पे माइक्रो सेकेंड हो जाता। ठीक है, चलो तो मजा आया होगा। ठीक है, तो अब कोई टफ तो था ही नहीं, सिंपल जो हम लोग अभी तक आरसी सर्किट में करता है, अब थोड़ा सा सेपरेशन करके करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टाइम कांस्टेंट। यहां पर भी देखो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इंडक्टेंस दे रखे हैं, तो क्या ऐसी दीवार बनाई जा सकती है जो इन दोनों को सेपरेट कर दे, तो आप देखोगे हाँ सर बनाई जा सकती है। यहां पे एक लाइन खींच देंगे अगर हम लोग, जिसको हम दीवार बोल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस एक तरफ, इंडक्टेंस एक तरफ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ये दोनों काइम में हो जाएंगे, है ना। आर इक्विवेलेंट देखेंगे यहां से, आर इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट पैरेलल, एक और एक 2, ठीक है 2 ओम। यहां से देखेंगे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कैसे चलता है, सेम रेजिस्टेंस जैसा, तो यहां पर देखो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 12 फिर पैरेलल में, 6 और 12 पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा 18, 6 3 18 3 4 12, ठीक है 4 और 2 फिर सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 6। ट्रांजिएंट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। देखो ट्रांजिएंट में क्या चीजें लग रही है, जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और ये सब जो बेसिक में पढ़ा था वही चीज यहीं पे लग रही है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि बेसिक पढ़ाते टाइम पे हर एक चीज आने वाले टॉपिक्स में लगेगी, और जब वहां पर अगर नहीं बनेगा सीरीज पैरेलल करते, इसका मतलब बेसिक वीक है आपका। ठीक है, चलो तो फटाफट देख लेते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है, टाउ एल बाय एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो एल कितना है, एल है हमारा 6, ये है 3, तो कितना हो गया 3 दूना 6, 2 सेकेंड। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारा 3 क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये है गेट 2018 में, नॉट 18 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस गेट में भी, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए लाया कि गेट में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। और 1 नंबर वाली कैटेगरी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहां पे कंफ्यूजन रहे। चलो तो अब क्या करना है, इसमें वापस से वही काम, दीवार खींच सकते हैं क्या, बिल्कुल खींच सकते हैं, इधर रेजिस्टेंस हो जाएंगे, इधर कैपेसिटेंस हो जाएंगे। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया एल, नॉट एल, सी इक्विवेलेंट। सीरीज पैरेलल का ध्यान रखना, कैपेसिटेंस में कई बार गलती होती है, 1 और 1 रेजिस्टेंस अगर होता तो क्या हो जाता 1/2 हो जाता, बट इस बार क्या है कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस होता तो क्या हो जाता 3 हो जाता, बट यहां पे नहीं होगा। इसका मतलब हम ये बोलेंगे 2 और 1, 2 into 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्रॉस चेक कैपेसिटेंस को जरूर कर लिया करो, है ना। जैसे ये दोनों क्या है पैरेलल में क्या होगा,
ये पैरेलल में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर होता, ऐसा कर लिया करो, रेजिस्टेंस अगर होता तो क्या होता, हाफ होता, बट कैपेसिटेंस है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 1 सीरीज में है, रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, 3 होता, बट इस बार नहीं होगा, इस बार इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो सिमिलरली अगर हम लोग यहां से देखें आर इक्विवेलेंट, ये सी इक्विवेलेंट हो गया था, अब आर इक्विवेलेंट देखें अगर, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। और टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, तो 6 × 2/3, 3 दूना 6, 2 और 2 4, 4 सेकेंड। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 335, द स्विच इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज क्लोज्ड एट t = 0, देन फाइंड टाइम कांस्टेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप बोलोगे सर दीवार खींच तो देंगे हम लोग, चलो यहाँ पे दीवार खींच देंगे, ठीक है। आपने बोला कि सर, आपने बोला था कि दीवार खींच दो जहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेपरेट हो जाए, तो चलो ठीक है, यहां से दीवार खींच देंगे। बट उसके बाद समस्या ये है कि t = 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, हमें टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो स्विच को ओपन रखें या क्लोज रखें। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि टाइम कांस्टेंट आपको हमेशा कब फाइंड आउट करना है, स्टडी स्टेट, मतलब कि कब फाइंड करना है, एट t = इनफाइनाइट पे, स्टडी स्टेट पे जब सर्किट दिखाई दे, उस सर्किट को देख के ही आपको क्या करना है, टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टडी स्टेट पे कैसे दिखेगा हमें सर्किट, मतलब t = इनफाइनाइट पे स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। t = इनफाइनाइट पे स्विच क्लोज रहेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स, ये हो गया हमारा 1 किलो ओम, ये स्विच हमारा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, और ये रहा हमारा 1 किलो ओम, और ये हमने सेपरेट कर दिया, दीवार के वहां से सर्किट को ब्रेक कर दिया। ये हमारा 1 किलो ओम, ये है 1 किलो ओम, और अब हमें यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिए आर इक्विवेलेंट निकालना है, और ये क्या है आपका ग्राउंडेड है, मतलब 0 वोल्ट है, दैट इज 0 वोल्ट, मतलब शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, तो यहां से करंट गया तो पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट पाथ से चले जाएगा। 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, तो क्या यहां करंट जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा करंट यहां से आ जाएगा, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट में ये इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, बट वहीं पर अगर आप स्विच को क्लोज ओपन कर दोगे और फिर देखोगे तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, सीरीज में हो जाएंगे, बट इस बार स्टडी स्टेट पे ही हमें सर्किट को स्टडी स्टेट पे ही ड्रॉ करना है आपको, और चेक करना है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो अब क्या हो गया यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे 1 किलो ओम, और एल तो क्या है हमारा, अलग से एक ही एलिमेंट है एल, तो इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। एल है 1 मिली हेनरी और ये है 1 किलो ओम। ठीक है, किलो 10⁻3, ऊपर जाए 10⁻³ पहले से मिली का 10⁻³ है, तो इसका मतलब 1 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका टाइम कांस्टेंट। मजा आया। तो अब आपको एक वेरिएशन और पता चल गया कि जब भी स्विचिंग वाले केसेस हो तो हमें t = इनफाइनाइट पे सर्किट को ड्रॉ करना है, और फिर हमें सर्किट को एनालाइज करके दीवार खींचनी है और टाइम कांस्टेंट निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड टाइम कांस्टेंट। सर इस बार भी हम देखें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एक तरफ कर दें क्या, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कर सकते हैं क्या एक तरफ, दीवार खींच सकते हैं क्या, बिल्कुल खींच सकते हो। चलो ये दीवार खींच दी हमने, ठीक है, खींच दी दीवार। बट दीवार खींचने के साथ साथ अभी तक क्या होता था कि यहां पर कोई भी वोल्टेज सोर्स होता था, देखो अभी यहां पे वोल्टेज सोर्स था तो उसको शॉर्ट कर देते थे, करंट सोर्स को ओपन कर देते थे। बट किसको करते थे, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को करते थे। बट इस बार आपका क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, इसको हमें क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। इसको डिस्टर्ब करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो अब आपको होगा कि सर यहां से आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो एल तो हमारे पास पता है, यहां से 5 हेनरी है, एल तो पता है हमें 5 हेनरी, बट यहां से आर इक्विवेलेंट कैसे पता करेंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप थेवेनिन्स थ्योरम में याद करो, थेवेनिन्स थ्योरम में सपोज करिए आर इक्विवेलेंट है क्या, आरटीएच है। आपको एक ऐसा सर्किट गिवन है जिसका आरटीएच फाइंड आउट करना है, और ये कौन सा है हमारा केस नंबर 3, जहां पर ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस होते थे, ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस होते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपली आपको यहां पर ये है हमारा डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस
और अब आपको यहां पर दिखेगा, और डिपेंडेंट किस पे है, IL/4। डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं पे गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यहां पर गिवन है। तो इससे अगर हमें यहां पे RTH निकालना है तो हम क्या करते थे, हमारी पुरानी मेथड याद है आपको, भूले तो नहीं हो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, ठीक है। केस नंबर 3 थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या करते थे, इसको, ये हमारा पैसिव नेटवर्क, इसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव बनाने के लिए +-V की एक बैटरी लगा देंगे और यहां से करंट फ्लो करा देंगे, यहां से करंट फ्लो करा देंगे, और हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा V/I का रेशो। बट इस बार क्या है, इस बार एक करंट और पहले से फ्लो कर रहा है, कौन सा, दैट इज IL। ये IL है ना, नोटेशन तो देना पड़ेगा क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी है, तो ये IL को लेना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, ये I और IL ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में नोटेशन है, बट करंट तो क्या होता है, एक ही फ्लो होता है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि यहां पर हम बोलेंगे I इक्वल टू -IL। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि V/I की जगह -IL, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट ही है। V डिवाइडेड बाय -IL का जो रेशो है वो भी क्या है हमारा, R इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो यहां पर क्या है, अब देखो ट्रांजिएंट का काम खत्म हो गया, ट्रांजिएंट का काम, टाइम कांस्टेंट वगैरह सब अभी भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए क्या भूल जाओ कि टाइम कांस्टेंट निकालना भूल जाओ। अभी आपके सामने मुद्दा ये है कि आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, और ये हमारा कहां, किस पे डिपेंडेंट करता है कि हमें थेवेनिन्स थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं, आप किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा श्रद्धा भक्ति हो आपकी, ठीक है। हम फाइंड आउट करते हैं, यहां से V, ये करंट इधर जा रहा है, IL करंट भी इधर जा रहा है, तो एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग नोडल लगा देते हैं। एक काम करते हैं, कुछ भी नहीं दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, नोडल भी जरूरत नहीं है वैसे तो, चलो लगा दो, नोडल लगा देते हैं। चाहते तो आप इस करंट सोर्स को, क्योंकि इसके क्रॉस तो कुछ भी नहीं पूछा है, तो इस डिपेंडेंट करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे ना, उससे भी कर सकते हो, नोडल से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड है आपके पास में। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं ना, चाहो तो आप नोडल से भी कर सकते, नोडल पे हर जगह नोडल से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको मैं कर देता हूं करंट सोर्स में कन्वर्ट, तो एरो अपवर्ड है तो +- एरो कुछ इस तरीके से होगा, और ये पैरेलल वाला रेजिस्टेंस कहां चले जाएगा, सीरीज में चले जाएगा, ठीक है। चलो, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस तो 20 इंटू IL/4, तो 4×5 = 20, ठीक है। तो 5IL, और ये कितना हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 10, ठीक है। और यहां पर क्या रहा, जो हमारा वोल्टेज सोर्स था +-V, ठीक है, ये I बोले या IL बोले एक ही बात है ना। चलो तो किसी को भी ले सकते हो, IL को थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर ले, अगर हम लोग IL को या I को किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। IL का फ्लो इस तरीके से, इस करंट को ले तो इसके हिसाब से +-, इस करंट को लेंगे तो जो पोलैरिटी बनेगी है ना, वोल्टेज की पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है, किस डायरेक्शन से करंट आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन से करंट हम लोग IL को एज्यूम कर रहे हैं तो IL पॉजिटिव से एंटर करेगा, है ना। अगर ये लेते तो अलग डायरेक्शन बनाते, आंसर एक ही आता, उसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो तो यहां से चलते हैं, अगर हम लोग तो KVL, अगर चलो पोलैरिटी तो बन गई, KVL तो कैसे भी घूम सकते हैं, तो +V + 10IL + 20IL, है ना। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब मैं KVL ऐसे लिख रहा हूं ना, तो बोले सर करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप KVL कैसे लिख रहे हो। अरे एक बार आपने किसी भी करंट को लेके पोलैरिटी बना दी है, तो उसके बाद आप KVL चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद -5IL = 0, तो ये भी IL ही है ना, कैपिटल स्मॉल IL कर लेते हैं इसको, नहीं तो आप अलग अलग नोटेशन समझ जाओगे। इसको मैं स्मॉल IL कर दो, चलो कैपिटल IL है, कैपिटल IL कर दो इसको, कैपिटल IL, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर स्मॉल कैपिटल में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितना हो गया 20, कैपिटल IL और 5IL, तो ये हो जाएगा हमारा 30 में से 5 चले गए तो 25, उधर गया तो V = -25IL, है ना। और V/-IL
इक्वल टू 25 और यही है हमारा V अपॉन माइनस IL, तो यही हमारा क्या है R इक्विवेलेंट। तो 25 ओम क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा L बाई आर, L कितना है 5 डिवाइडेड बाय ये कितना है 25, तो हम ये बोलेंगे 25 1/5 सेकेंड। चलो, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 336 खत्म हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही, देखो ट्रांजिएंट में अगर आपसे कोई पूछे कि आई ऑफ टी बताओ या कोई करंट या वोल्टेज पूछे तो हमें स्टेप नंबर 1 2 3 फॉलो करना है और टाइम कांस्टेंट निकालते टाइम पे इस सर्किट को भी सॉल्व करना है इस तरीके से। तो अगर डिपेंडेंट सोर्सेस वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको टाइम कांस्टेंट की जरूरत पड़े तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट बिना थेवेनिन से नहीं लगा पाएंगे। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि हर एक जितना भी अभी तक हमने पिछला पढ़ा है वो सब के सब इसमें लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 337। स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, फाइंड द टाइम कांस्टेंट। तो आप बोलेंगे सर ने बताया था t इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट ड्रॉ कर दो, चलो इनफाइनाइट पे ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद सर्किट को देखो और रेजिस्टेंस को एक्साइट कर दो, इंडक्टेंस को एक्साइट कर दो। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस तो नजर नहीं आ रहा है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ही नजर आ रहा है। चलो दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ओ गड़बड़ हो गया। अगर यहां रेजिस्टेंस हो, नहीं यहां रेजिस्टेंस होता तो भी हम सेपरेट नहीं कर पाते। इसका मतलब देखो, अगर मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूं तो ये रह जाएगा, इसको सेपरेट करने की कोशिश करूं तो ये रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सर्किट में आप रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सेपरेट नहीं कर पा रहे, उन दोनों के बीच में दीवार नहीं बना पा रहे हैं। तो अब क्या करें सर, फिर टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा? तो यहां पर क्या है, ऐसे सर्किट जहां पर रेजिस्टेंस, अभी अगर कैपेसिटेंस भी होता, ऐसे सर्किट जहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को या फिर आरएलसी सर्किट हो जाता, तो आरएलसी सर्किट में तो कैसे टाइम कांस्टेंट करते हम लोग, है ना। तो इसका मतलब है ऐसे सर्किट आ जाए तो उन सर्किट्स में क्या होता है, मल्टीपल टाइम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? मल्टीपल टाइम कांस्टेंट। और ऐसे सर्किट किससे सॉल्व होते हैं? कांस्टेंट। ऐसे सर्किट किससे सॉल्व होते हैं? हमारे लैप्लास से सॉल्व होते हैं। किससे होते हैं? लैप्लास से। तो यहां पर हम लोग जो हमारी ट्रिक थी जिससे हम लोग टाइम कांस्टेंट अभी तक बड़ी आसानी से निकलते हुए आए, बट यहां पर जहां पर सेपरेशन नहीं हो सकता वहां पर मल्टीपल टाइम कांस्टेंट होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, हमें लैप्लास से ही यहां पर टाइम कांस्टेंट का पता करना पड़ेगा। बट आपके मन में एक और डाउट होगा कि सर मल्टीपल टाइम कांस्टेंट का मतलब आप ये बोल रहे हैं कि एक टाइम कांस्टेंट से ज्यादा, मतलब किसी सर्किट के 1 2 3 4 ऐसे टाइम कांस्टेंट हो सकते हैं क्या? और अगर हो सकते हैं तो हम किसको चूज करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे? तो इसका मतलब है कि लैप्लास से मैं समझाऊंगा कि कैसे लैप्लास में भी ऐसा नहीं होगा मल्टीपल टाइम कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे, बट लैप्लास भी चुनेगा एक ही टाइम कांस्टेंट को। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके पास अगर 4 टाइम कांस्टेंट हो जाए तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन सा डोमिनेटिंग टाइम कांस्टेंट है ना। ये कंट्रोल सिस्टम में डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट और ये सब चीजें करते हो ना, है ना। तो बहुत ज्यादा जो हमें रिस्पॉन्स फास्ट देगा, जो टाइम कांस्टेंट हमारा डोमिनेटिंग रहेगा, उसी को हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तो अभी नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिटेल में हम टाइम कांस्टेंट पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज कंट्रोल सिस्टम में आप जब मल्टीपल टाइम कांस्टेंट होते हैं, स्लगिश रिस्पॉन्स या किसका फास्ट रिस्पॉन्स आएगा, ये सब देखते हैं और उसके हिसाब से डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या चूज करेंगे, जब लैप्लास होगा तो लैप्लास बाय डिफॉल्ट हमें चूज करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट एक ही टाइम कांस्टेंट देगा और वही हमारा क्या रहेगा, डोमिनेटिंग टाइम कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया डाउट? तो हमें ऐसा नहीं है कि 3-4 टाइम कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे, बट हमें पिक एक ही को करना है। लैप्लास मेथड डायरेक्टली एक ही को पिक कर देगी, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो अब कैसे करेंगे ये, जब हम लोग लैप्लास पढ़ेंगे, अभी तो ये पूरा टाइम डोमेन ही चल रहा है, जब मैं लैप्लास पढ़ाऊंगा तब वहां पे बताऊंगा किस तरीके से टाइम कांस्टेंट आता है वहां पे, ठीक है। चलिए, तो एक नोट पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया है कि सेपरेशन ऑफ आरएल और आरसी इज नॉट पॉसिबल इन अ सर्क्यूट, देन सर्क्यूट इज हैविंग मल्टीपल टाइम कांस्टेंट, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच इज यूज्ड टू फाइंड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच यूज करेंगे और मैं आपको टाइम डोमेन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद लैप्लास को बहुत सटीक तरीके से पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और वहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से टाइम कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
तो अभी यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग होल्ड पे रखते हैं, जब हम लोग लैप्लास पढ़ेंगे तब वहां पर अलग अलग क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि ये मुझे नोट पॉइंट आपको समझाना था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे जितने भी टाइम कांस्टेंट है, जो सिंपल वाले सर्क्यूट है जिसमें कैटेगरी जैसे डिपेंडेंट सोर्स हो जाए या फिर यहां पर आपका स्विचिंग वाला आ जाए और बाकी जो सिंपल सिंपल थे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे इन टाइम कांस्टेंट का हम लोग यूज करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन जो पूछे गए थे हमें कहीं ना कहीं 0+ या इनफाइनाइट वाली स्टेज पे पूछे गए थे, जनरलाइज एक्सप्रेशन नहीं पूछे गए थे। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो जनरलाइज एक्सप्रेशन बेस्ड होंगे, जहां पर हमें टाइम कांस्टेंट सर्क्यूट का निकालना पड़ेगा और जो सर्क्यूट रहेगा वो आसान नहीं रहेगा, सिंपल आरएल या आरसी सर्क्यूट नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 338 गिवन है आपको, थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन गिवन है। अभी तक जैसा हम लोग जो डायग्राम देखते थे, है ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता था, ये थोड़ा सा एक सर्क्यूट का हिस्सा इधर है और कुछ हिस्सा इधर है और एक लंबी सी लाइन है और एक स्विच गिवन है। और इस बार स्विच कैसा है हम डायरेक्शन से समझ सकते हैं, t=0 पे स्विच क्या हो रहा है, डायरेक्शन जैसे ओपनिंग तरफ है तो ओपन हो रहा है, बट फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे चीजें लिखी रहती है। द स्विच इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज ओपन एट t=0, फाइंड IL ऑफ t, मतलब ये करंट फाइंड आउट करना है आपको जनरलाइज। अब देखो, और यहां पर क्या है VL ऑफ t, VL ऑफ t कहां, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VR ऑफ t, मतलब ये वोल्टेज भी आपको जनरलाइज फॉर्म में फाइंड आउट करना है, एंड WL ऑफ t। अब देखिए अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वहां पे क्या पूछा जाता था आपको कि IL ऑफ 0+, VL ऑफ 0+, VR ऑफ 0+, या फिर पूछा जाता IL ऑफ 0, IL ऑफ इनफाइनाइट, VL ऑफ इनफाइनाइट, VR ऑफ इनफाइनाइट, इस तरीके से पूछा जाता था। बट जब भी कभी ऐसा ब्रैकेट में t लगे, है ना, कोई भी एलिमेंट के आगे ब्रैकेट में t लगे, इसका मतलब वो जनरलाइज एक्सप्रेशन पूछने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमें पता कब लगेगा कि जनरलाइज एक्सप्रेशन कब फाइंड करना है कब नहीं फाइंड करना है, ये डाउट आते हैं। स्टूडेंट को पता नहीं लगता है कि कब हमें जनरलाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, कभी 0+ करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जो ब्रैकेट में t दे दे, VL ऑफ t, VR ऑफ t, इसका मतलब जनरलाइज एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बट इसके लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं होगा, वही हमारी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो होगी और फाइनल में हमें टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी देखो हमें कुछ भी उल्टा सीधा सर्किट मिल जाता था, आपको याद है जब हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि जिगजैग पैटर्न नजर आ गया है, कुछ अलग से सर्किट दिख रहा है, तो उसको हम क्या करते थे, रीअरेंज कर लेते थे। तो रीअरेंज करने से हमारा काम आसान हो जाता था। तो चलो इसको भी अगर हम लोग रीअरेंज करें, देखो मुझे एक चीज बताओ, ये पॉइंट को अगर मैं A मानूं तो स्विच थोड़ी देर, चलो इसको छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, इसको A मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और अभी स्विच का अभी हमें नहीं ओपन क्लोज कर, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको मैं B मानूं तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा B हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, B हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टेप नंबर 1 पे अगर देखूं, स्टेप नंबर 1 पे, है ना, स्टेप नंबर 1 t=0-, स्टेप नंबर 1 t=0-, पे स्विच क्लोज है। जब स्विच क्लोज है तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो उस केस में क्या मैं इस B को हटा दूं, उस केस में इस B को हटा दूं और ये सबको मैं क्या A बोल सकता हूं, इसको मैं सबको क्या बोल सकता हूं, A, है ना। अब तो कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैंने t=0- कर दिया, t=0- पे स्विच क्लोज है तो ये एक ही पोटेंशियल है, तो ये एक ही पॉइंट है सारा का सारा, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए B पॉइंट मान लेता हूं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, इसको उठा के क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, इस तरह का सर्क्यूट। अब तो आप समझदार हो गए, मुझे पॉइंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली यहां पर 2 एम्पेयर का करंट सोर्स, ठीक है, और यहां पे रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद ये स्विच, ठीक है, स्विच, और उसके बाद इस पॉइंट को उठा के, इन दोनों को उठा के क्या मैं यहां पे पुट कर दूं साइड में, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंडक्टर, ये हो जाएगा आपका इंडक्टर, ठीक है, और ये हो जाएगा रजिस्टर। अब ध्यान देना, किस चीज का आपको ध्यान रखना है,
और ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच t इक्वल टू 0 पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। इस स्विच को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्विच था। अब चूंकि देखिए ध्यान रखना, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है और ये पोटेंशियल कौन सा है हमारा, ये पोटेंशियल है हमारा ए पॉइंट, ये सारे के सारे ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, और ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा बी पॉइंट है। ये पूरा का पूरा क्या है, बी पॉइंट है। देखो सबका बी, ये भी बी है, ये भी बी है, सबका बी पॉइंट कॉमन एक। अब ध्यान रखना, ये करंट का डायरेक्शन गलत मत बना देना। करंट का डायरेक्शन ए से बी तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर जा रहा है। ठीक है, यहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको t इक्वल टू 0 की बजाय हम लोग एक जनरलाइज बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो बार बार, है ना। तो मैं यहां पर एक जनरलाइज डायग्राम बना देता हूं, फिर स्टेप नंबर 1 की बात करूंगा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने किया है। इसको स्टेप नंबर 1 को थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं हम लोग, है ना, इस पे आएंगे अभी हम लोग। तो मैं पहले एक जनरलाइज डायग्राम बना दूं, है ना, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो यहां पर है हमारा 2 एम्पेयर करंट, ठीक है, ये हमारा 30 ओम, यहां पे स्विच है और यहां पे इंडक्टर, ठीक है, और यहां पर है रेजिस्टेंस। यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस कितना है, अच्छा माइनस किस साइड, ये सारे पॉइंट कौन से, ए पोटेंशियल है, ए पोटेंशियल है, तो माइनस प्लस वी आर, और ये है इंडक्टेंस दैट इज 4 हेनरी, ठीक है, और ये आपका 20 ओम रेजिस्टेंस, और करंट यहाँ पे ए से बी तरफ जा रहा है, ए से बी तरफ जा रहा है ना। ये सारे के सारे पॉइंट कौन से हो गए, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, ए पॉइंट हो गए, है ना। अभी भी इसको मैं बाय डिफॉल्ट ए मान लेता हूं, है ना, ए मान लेता हूं। क्यों, क्योंकि अभी स्विच की पोजीशन मान क्यों लेता हूं, क्योंकि अभी स्विच की पोजीशन अभी हम लोगों ने ऐसी रखी जैसे गिवन है अभी। ठीक है, चलो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन को ही रीड्रॉ कर रहा हूं, सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूं, है ना। और ये सारे के सारे पॉइंट जो है हमारे वो बी पॉइंट है। चलो समझ गए। तो गड़बड़ यहां पे ये होती है, रीड्रॉ करते टाइम पे वोल्टेज, पोलरिटी और करंट का डायरेक्शन खासा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, माइनस किस साइड में, ए साइड में है, तो हमने माइनस ए साइड में रखा। करंट का डायरेक्शन ए से बी जा रहा है, तो ए से बी रखना है। ठीक है, चलो अब आते हैं टी इक्वल टू 0 माइनस पे। टी इक्वल टू 0 माइनस पे जब स्विच क्लोज है तो ये आपका विद सोर्स है, विदाउट सोर्स है, थोड़ा सा डायग्राम बाद में बनाएंगे, है ना। इसको नीचे और कर देते हैं। क्या देखते थे हम लोग सबसे पहले, विद सोर्स है या विदाउट सोर्स है। तो आप बोलोगे सर स्विच क्लोज है तो ये आपका करंट सोर्स कोई शॉर्ट सर्किट पाथ तो है नहीं, तो मतलब कि यहां पे कुछ ना कुछ करंट जाएगा, तो इसका मतलब इंडक्टर क्या है आपका, विद सोर्स है। विद सोर्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहां पर हम इंडक्टर को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरा का पूरा एक 2 एम्पेयर करंट जो है ये कहां ट्रेवल कर जाएगा, ऐसे ट्रेवल कर जाएगा, है ना तो इसमें जाएगा ना तो इसमें जाएगा, इन दोनों में करंट नहीं जाएगा। और हमें टी इनसे लेना देना भी नहीं है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 माइनस में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इंडक्टर के अंदर पहले से करंट है या नहीं है। बाकी पैरामीटर तो वैसे भी चेक नहीं करना है हमें। तो हमें ये पता चल गया कि पूरा का पूरा 2 एम्पेयर यहां से पास कर जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर IL 0 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वही हमारा IL 0 प्लस पे रहेगा। ठीक है, वही हमारा करंट क्या रहेगा, 0 प्लस पे रहेगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 माइनस का काम हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के लिए आपको t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट ड्रॉ करना है। t इक्वल टू 0 प्लस पे जैसे t इक्वल टू 0 प्लस हुआ तो आपका t इक्वल टू 0 पे क्या हो गया था, स्विच ओपन हो गया था। तो अब सर्किट क्या बनेगा आपका कि अब आपका स्विच ओपन हो चुका है, मतलब इस सर्किट को देखो क्योंकि उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ओपन हो गया। तो ये वाला हिस्सा तो कट हो गया, ये वाला हिस्सा तो कट हो गया, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा। और इस हिस्से में भी क्या हुआ, इस हिस्से में भी जो इंडक्टर होता है t इक्वल टू 0 प्लस पे वो ओपन सर्किट होता है, और पहले से उसमें अगर करंट मौजूद है तो एक टेम्पररी करंट सोर्स बनता है जिसका डायरेक्शन क्या रहेगा, जो क्वेश्चन में डायरेक्शन है, दैट इज 2 एम्पेयर करंट सोर्स। ठीक है, और यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर क्या है आपका रेजिस्टेंस कितना है, इधर लिख देते हैं 20 ओम रेजिस्टेंस है, और यहां पर प्लस माइनस। अब देखो क्या क्या पैरामीटर आपसे पूछा है, पैरामीटर आपसे पूछा है कि यहां पर प्लस माइनस, है ना। अब देखो पोलरिटी कैसे बनाई। अब आप बोलोगे सर इंडक्टर के अक्रॉस पोलरिटी तो गिवन नहीं थी, तो हमने करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ही हमने पोलरिटी डिफाइन करी है उसके हिसाब से। तो यहां पर VL 0 प्लस, ठीक है, और VR 0 प्लस, 2 वोल्टेज हमारे पास है।
अब देखो बाकी ये सर्किट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका ओपन हो चुका है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, तो 2 एम्पेयर करंट कहां से जा रहा है? इसी से जा रहा है 2 एम्पेयर करंट सोर्स। अच्छा, हमने ये देखो गलत बना दिया ना, यहां पे माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस इधर है और प्लस इधर है। तब आप यहां पे देखो कि अगर आपको VR निकालना है, VR 0 प्लस निकालना है, तो करंट कितना है? करंट है 2 और रेजिस्टेंस कितना है? 20। और क्या है, सही डायरेक्शन से एंटर हो रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव से एंटर हो रहा है करंट, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे दैट इज 40 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका? VR 0 प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? VL 0 प्लस निकालना है। तो ये आप KVL घूम जाओगे, KVL घूम जाओगे तो देखो यहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंट है, KVL भी घूम जाओ, उससे भी कर लो। तो यहाँ पर आएगा VL 0 प्लस माइनस ऑफ VR 0 प्लस, और ये कितना है? दैट इज 40, तो ये हो जाएगा माइनस 40 वोल्ट आपका VL 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्या निकालना? IL 0 प्लस पता है, VL 0 प्लस पता है, VR 0 प्लस पता है, W तो एक साथ निकल जाता है हमारा, करंट पे डिपेंड करता है वो। चलो अब इनफाइनाइट पे चले, तो स्टेप नंबर 3, T इक्वल टू इनफाइनाइट, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर विद सोर्स है विदाउट सोर्स है, तो ये स्विच तो क्या रहेगा? फॉरएवर। T इक्वल टू इनफाइनाइट में भी क्या रहेगा? ओपन रहेगा, ओपन हो गया। तो क्या ये इंडिपेंडेंट सोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो ये असल में हमारा क्या हो गया? सोर्स फ्री सर्किट हो गया, विदाउट सोर्स या फिर सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फ्री हो गया। तो अब कैसा बन गया डायग्राम? देखिए इंडक्टर, ये समझाने के लिए बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहां पे इंडक्टर में जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट टाइम पे पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी, और इस तरीके से आपका IL ऑफ इनफाइनाइट भी क्या हो जाएगा? 0, VL ऑफ इनफाइनाइट भी 0, और VR ऑफ इनफाइनाइट भी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाना है। जनरलाइज एक्सप्रेशन के लिए हमें टाइम कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है? मैंने आपको बताया था सर्किट बहुत बड़ा नजर आ रहा है, बट जब भी स्विच आ जाए तो हमें स्टडी स्टेट वाले से ही टाइम कांस्टेंट निकालना है। स्टडी स्टेट मतलब T इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैसा सर्किट नजर आ रहा है उससे टाइम कांस्टेंट। तो यहां पर तो बढ़िया RL सर्किट है, तो सिंपली यहां पर टाइम कांस्टेंट कैसा निकल जाएगा? टाइम कांस्टेंट यहां पे टाउ की अगर बात करें तो वो हो जाएगा L/R, और इंडक्टेंस कितना है? ये 4, दैट इज 4 हेनरी, और ये कितना रेजिस्टेंस? 20 ओम। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 20, तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 1/5 सेकेंड, ठीक है। चलो अब जनरलाइज एक्सप्रेशन फटाफट लिख देते हैं। जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखें, अगर थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। चलो, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले करंट अगर लिखें तो करंट क्या हो जाएगा? IL ऑफ, चलो मैं एक बार जनरलाइज वो लिख देता हूं फंक्शन के फॉर्म में, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। f ऑफ t इक्वल टू कितना होता है? f ऑफ इनफाइनाइट प्लस f ऑफ 0 प्लस माइनस f ऑफ इनफाइनाइट माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, ठीक है। अब सारी वैल्यू हमें पता है, तो यहां पर अगर करंट निकालेंगे IL ऑफ t, तो इनफाइनाइट पे कितना है? इनफाइनाइट पे करंट, इनफाइनाइट पे 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस पे कितना है? 2 है, तो 2 e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, टाउ मतलब 1/5, तो 5 ऊपर चले जाएगा, तो हम ये बोलेंगे दैट इज 5t, तो ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक है। चलो करंट निकल आया। अब किसको निकालें? वोल्टेज को निकालें। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वोल्टेज को निकालें। तो VL ऑफ t अगर निकाले तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट पे 0, यहां पर सिर्फ 0 प्लस पे रहेगा, 0 प्लस पे रहेगा, इसका मतलब है VR 0 प्लस कितना है? 40, तो 40 e टू द पावर माइनस 5t, ठीक है। ये हो गया VL। VR अगर देखें तो VR ऑफ t अगर देखें तो VR कितना है? इनफाइनाइट पे 0, VR, अच्छा इंडक्टेंस माइनस का है ना, तो यहां पर माइनस लगेगा, है ना, 0 प्लस की जगह माइनस, यहां पर प्लस 40 e टू द पावर माइनस 5t, ठीक है। तो इस तरीके से जनरलाइज हमने कर दिया। अब बात करें हमारी एनर्जी की, मतलब W ऑफ t की। W ऑफ t अगर देखें तो कितना होता है? हाफ L और I ऑफ t का होल स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर डिपेंड्स ऑन द करंट एट दैट इंस्टेंट।
उस इंस्टेंट पे डिपेंड करे। अब डब्ल्यू ऑफ टी पूछा है तो करंट कौन सा, आई ऑफ टी रखना, आई एल ऑफ टी अगर बात करें इंडक्टर की, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1/2 एल कितना है 4 है आई थिंक, और ये कितना हो जाएगा आई ऑफ वी एल, आई एल कहां गया 2 e टू दी पावर -5t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे तो कितना 2 और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 2 × 2 का स्क्वायर और इंटू e टू दी पावर माइनस यहाँ पे 5 × 2 है ना, तो कितना हो गया -10t। तो ये हो गया हमारा w ऑफ t। सॉल्व कर लेना बाकी तो। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमने सारी एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाल दी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हर एक चीज को अब देखो क्या हुआ, टाइम बड़ा सा सर्किट था बट टाइम कांस्टेंट थोड़ा सा निकल गया, क्योंकि हमें टाइम कांस्टेंट किस पे निकालना है, सोर्स फ्री सर्किट मतलब t = इनफाइनाइट पे। आपका क्वेश्चन होगा सर इसी तरीके से बहुत इजी आएगा क्या, नहीं थोड़े से टफ भी आएंगे, कई बार हमें टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं रहेगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, शुरुआत थी आपको समझाने की। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, यहां से 2-3 बातें समझ में आ रहे हैं। अंतर क्या पड़ रहा है कि अभी तक 0 + इनफाइनाइट पर अलग अलग हमको पूछा जाता था स्टेज पे, इस बार हमें फाइनल एक्सप्रेशन पूछेंगे, तो फाइनल एक्सप्रेशन के लिए भी 1, 2 और 3 स्टेप की जरूरत तो पड़ेगी। एडिशनली जो टाइम कांस्टेंट था उसको कैलकुलेट करते मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में और ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे किसके ऊपर, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जनरलाइज एक्सप्रेशन को हम लोग निकालेंगे, क्योंकि गेट में जनरलाइज एक्सप्रेशन भी आती है और गेट 22 का 21 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर और भी बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।